देखता हूँ कितने लोग प्रेजेंट हैं। लेट्स डू अटेंडेंस फर्स्ट। वेरी गुड इवनिंग आर्यन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक ये हो गया शायद। 11 12 एंड 13। तो ये गुड इवनिंग बात। गिव मी अटेंडेंस एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड अटेंडेंस। तुम लोग अटेंडेंस शुरू कर दिया करो। ओके। तो आई थिंक अब तक लॉग और एक्सपोनेंशियल की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। लॉग और एक्सपोनेंशियल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस तुम लोगों ने कर ली। अभी क्या है कि जितने भी कंसेप्ट है उन सब का तुम्हें बेसिक आइडिया चाहिए यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी लोगों का जो तुमने भेजा था लॉग और एक्सपोनेंशियल वो देखा। तो काफ़ी लोगों ने भेजा है, जो लोगों ने नहीं भेजा है वो लोग भी ग्राफ बना के प्रैक्टिस करके और एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दो। नाउ तो डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करने से पहले ग्राफ का हमें सफिशिएंट आइडिया हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें यहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस का मीनिंग समझना है। मीनिंग तो बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस के जो फॉर्मूले आएंगे वो फॉर्मूले हमें डेराइव नहीं करने हैं। वो मैथ्स में डेराइव करोगे, लिमिट जब पढ़ोगे लिमिट में, लिमिट से सारे डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूले डेराइव करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूले लिमिट से डेराइव करोगे और उसके लिए थोड़ी सी और मैथमेटिक्स चाहिए, अलजबरा वगैरह थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी फॉर्मूला हम डेराइव नहीं करेंगे, हमें बस डिफरेंशियल जो डिफरेंशिएशन का मतलब पता होना चाहिए। और उसमें डिफरेंशिएशन में जो छोटे मोटे जैसे log x का डिफरेंशिएशन आ गया, तो पहले तुम्हें log तो पता हो क्या होता है, या d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x आ गया। अब जिसको e की पावर x ही नहीं पता है तो वो उसका डेरिवेटिव पता करके भी क्या करेगा। तो पहले तो जो वही काम कर रहे हैं, जो टर्म्स तुम्हें नहीं पता है, जैसे e की पावर x नहीं पता है तो मैं तुम्हें वो पता करवा रहा हूं कि वो उसका यूज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब, उसका ग्राफ कैसा है। जैसे log x का डेरिवेटिव आएगा तो log x को डिफरेंशिएट करना होगा। अब तुम्हें log x ही नहीं पता तो उसका डिफरेंशिएशन समझ के करोगे भी क्या। तो ऐसे ही जिनको डिफरेंशिएट करना है उनके मतलब तो पता होने चाहिए। तो पहले हम उन सब के मतलब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक्सपोनेंशियल लॉग के मतलब पता कर चुके हैं और एक और आखिरी चीज है जिसके मतलब हमें पता करना है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सभी के मतलब तुम्हें पता होने चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो 10th में होता है। तो आई थिंक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती होगी। हमें बेसिक से ही मतलब है, डिफिकल्ट सवाल नहीं चाहिए। खाली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा का मतलब, कॉस थीटा का मतलब, टैन थीटा का मतलब, सबके ग्राफ कैसे होंगे, सबकी वैल्यूज कैसी होगी, वो सब चीजें आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स को मैं लगातार देखता रहता हूं, तो डोंट डू फालतू का कमेंट, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हाय, एक्स्ट्रा कमेंट प्लीज मत करो। क्योंकि कमेंट बॉक्स एज अ स्टडी टूल हम लोग यूज करते हैं। कमेंट बॉक्स में पहला काम करना है तुम्हें अटेंडेंस देनी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स से अटेंडेंस होती है। तो आके अपनी सबसे पहले आके जो अच्छे बच्चे हैं, डिसिप्लिन बच्चे हैं, वो अटेंडेंस लिख देते हैं। उसके बाद कोई डाउट हो वो पोस्ट करना है और फिर लाइव टेस्ट में आंसर पोस्ट करने हैं। उसके अलावा कुछ भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी फालतू में। वो सभी को समझ में आया, रोज रोज गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग में एक बार बोल दिया खत्म हो गया। ठीक है। तो जस्ट या अगर तुम्हें अगर इतना अच्छा शौक है गुड मॉर्निंग बोलने का, तो जस्ट से गुड मॉर्निंग देन अटेंडेंस। एक ही उसमें गुड मॉर्निंग लिखो, गुड इवनिंग लिखो, हाय लिखो, हेलो लिखो, कुछ भी लिखो, हेलो देन अटेंडेंस। मतलब एकेडमिकली हमें अटेंडेंस से मतलब है कौन कौन बच्चा आया, कौन कौन बच्चे ने लाइव क्लास की, वो ऐसे अटेंडेंस होती। तो अटेंडेंस का कंसेप्ट हो गया। ठीक है। डिफरेंशिएशन के पहले मैं तुम्हें डिफरेंट टर्म्स का मतलब समझा रहा हूँ।
तुम्हें एल्जेब्रिक टर्म्स का मतलब बचपन से पता है। आई थिंक अब तक की जितनी भी क्लास है मैंने तुम्हें लॉग और एक्सपोनेंशियल का मतलब क्लियर कर दिया है। जो मैंने होमवर्क दिया होगा उसमें तुमने लॉग और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना लिया होगा। और अब मेरा अगला काम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मतलब क्लियर करना। शायद आज हम उसी को क्लियर करेंगे और फिर धीरे धीरे डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जब हम बेसिक मैथ पढ़ते हैं, मैंने बार बार बताया, तो हमें डिफरेंशिएशन का मतलब समझना है। ठीक है। जब मैथ्स में डिफरेंशिएशन टीचर पढ़ाते हैं, मैथ्स वाले टीचर जब डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, या कोई भी मैथ्स का टीचर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुधीर सर, कोई भी मैथ्स का टीचर, एनी मैथ्स का टीचर जब डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं या कुछ भी पढ़ाते हैं, तो उनका मैथ्स के टीचर का मेन टारगेट होता है कि उसके क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो उनका टारगेट होता है क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व करो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, वो उनका मोटिव होता है। यहां पर मेरा मोटिव डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। मेरा मोटिव है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। एक फिजिक्स वाला जब डिफरेंशिएशन बताता है तो उसका मतलब होता है समझाना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, और वो एक मुश्किल काम है। फिर उसको डिफरेंशिएशन करना आसान है, उसके तुम्हें फॉर्मूले पता है तो डिफरेंशिएट करो, सिंपल सिंपल, बट उसका मतलब समझने में टाइम लगेगा। तो ये सब हम इतनी मेहनत सिर्फ मतलब समझने के लिए कर रहे हैं। अभी पहले हमने एक्सपोनेंशियल का मतलब समझा, लॉग का मतलब समझा, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल और लॉग का डिफरेंशिएशन आएगा तो कम से कम उनके मतलब तो पता होने चाहिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन आएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और यहां पर ये मान के चलता हूं तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा की, जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है है ना, क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई थिंक ये सब तुम्हें पता होगा। ठीक है। तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री सो का टोआ है ना, वो सो बेसिक चीज जो है वो पता होगी। फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं। यहाँ पे चलते हैं आज थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम बनाना है, मुझे व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, बीच में ब्लैक बोर्ड पे भी आ जाऊंगा तो शायद यू हैव टू एडजस्ट विथ इट। ये वैसे क्विज वाला बोर्ड है। तो जो साइन, सबसे पहले बेसिकली आई थिंक राइट एंगल ट्राइंगल से तुम्हें मतलब पता होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं जस्ट फॉर टाइम पास। ठीक है। आई थिंक इसमें मैं प्रेजेंटेशन ही दिखा देता हूं, वो बेटर है। तो एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो एक प्रेजेंटेशन की तरफ लाता हूं, वेट फॉर प्रेजेंटेशन, मेरे पास प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, हाँ ये। तो 2 मिनट में प्रेजेंटेशन आ रही है। नया स्क्रीन, ये दूसरे स्क्रीन का खुला हुआ है सब कुछ। See. मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी है, और यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, यूनिट सर्कल, है ना। उसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, सो का टोआ, तुम्हें याद होगा ये क्या होता है, ये बताऊंगा, तुमने पढ़ रखा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट। तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सिर्फ इतना है कि एक हम सर्कल इंट्रोड्यूस करते हैं जो यूनिट सर्कल होता है। तो मैंने यहां पर एक यूनिट सर्कल बना रखा है, ये मेरा यूनिट सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आई थिंक सबको विजिबल होगा। तो ये मेरा यूनिट सर्कल है, इसमें इसको कहते हैं यूनिट सर्कल, ये सेंटर होता है। इस यूनिट सर्कल की खास बात है कि इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है। 1 मीटर, 1 यूनिट जो भी ले लो, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 है ना। इसको यूनिट सर्कल कहते हैं, और ये बहुत यूजफुल चीज है। और इसका अगर रेडियस 1 मीटर है तो इसका कोऑर्डिनेट 10 होगा, ये 01 होगा, है ना। और याद रखो, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम्हें 10th की ट्रिग्नोमेट्री आती है,
किसी को अगर 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो 10th का लेक्चर मेरा होता है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो प्लीज उसमें पढ़ लो। या वो सॉरी, या अगर जिसको 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, अगर बाय द वे नहीं आती है, वैसे ऐसा बच्चा होगा नहीं, तो एक जो आसान तरीका है, मेरे चैनल पे जाओ निर्वाणा एजुकेशन पे, उसमें 9th और 10th के सेक्शन में जाओ और उसमें 10th में मैथ्स के पुराने वीडियो अपलोडेड होंगे, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के वीडियो तुम देख डालो सारे, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती हो तो। अब तक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक नई चीज यूनिट सर्किल, ये 9th 10th में नहीं होता है, ये यूनिट सर्किल 11th 12th में आता है। तो इस यूनिट सर्किल का जो रेडियस है वो 1 के बराबर है, तो 1 0 0 1 ऐसे है। नाउ इसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट भी बेसिक आता होगा, प्लस एक्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगी, तो -1 0, और ये नीचे की तरफ 0 -1 ऐसे हो जाएगा। नाउ अब इसमें यहां पर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गई, फॉरवर्ड डिस्टेंस इज पॉजिटिव और बैकवर्ड डिस्टेंस इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो हमने सर्कल लिया है ये काउंटर क्लॉकवाइज, इसमें जो एंगल जो मेजर करते हैं, एक अब यहां से एंगल मेजरमेंट शुरू करना पड़ेगा, है ना। इसमें फिजिक्स में सबसे पहले या साइंस में एंगल मेजरमेंट, और एंगल जो है वो सर्कल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को सर्कल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल की एक और यूनिट आती है डिग्री, थोड़ा सा मैं अलग से भी बता देता हूं इस प्रेजेंटेशन के अलावा। आई थिंक मुझे, मेरे पास सर्कल है क्या, ब्लैक में मेरे पास सर्कल नहीं है, चलेगा, मैं रफ सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। एक सवाल का जवाब दे दूं, बीच में बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, इस बच्चे के सवाल का जवाब देता हूं, बड़ा अच्छा बच्चा है, जिम्मी पटेल। आज हम कैलकुलस पढ़ने वाले हैं या ट्रिग्नोमेट्री, पहले इस सवाल का जवाब देता हूं, ठीक है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है मेरे पास, सवाल को मैं नीचे कर देता हूं। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, अभी थोड़ी देर में आएगा मेरे इस सवाल का जवाब। एक और सवाल है, हाँ रेडियन होती है ना, हाँ, इस सवाल का जवाब पहले दे रहा हूं, इसको मैं रफ करूं। मैं तुम्हें कैलकुलस ही पढ़ा रहा हूं, और जब मैं कैलकुलस पढ़ाना शुरू करूंगा तो एक चीज आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कैलकुलस में आएगा साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ये कैलकुलस का फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। और इस समय अगर कोई बच्चा पूछेगा सर साइन एक्स क्या होता है, तब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, मगर उसके पहले जो चीजें, मतलब उसके पहले जो, समझ आई बात, ये कैलकुलस ही है, ये सब शुरू से, हम पहले दिन से हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में सब कुछ होता है। अभी कैलकुलस का फॉर्मूला आएगा, देखो मैं तुम्हें लिख के बता, तुम लोगों को एक्चुअली में आगे का पता नहीं है ना, तो तुम सोचते हो कि ये क्या है वो क्या है, सब चीजें मिक्स है ना, सारी चीजें मिक्स है। जैसे मैंने तुम्हें एक्सपोनेंशियल क्यों पढ़ाया, देखो एक फॉर्मूला आएगा कैलकुलस में, डी बाई डी, अब ये मत पूछना डी बाई डी एक्स क्या होता है, ये बाद में, ये कैलकुलस का फॉर्मूला है। तो मैं इस बच्चे का जवाब दे रहा हूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, हम कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, मगर पहले तो साइन एक्स पता होना चाहिए हमें क्या होता है, या कॉस एक्स पता होना चाहिए। जब तक हमें ये पता नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो तुम पूछोगे पहले ये क्या होता है। ऐसे ही फॉर्मूला था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स होता है। अब तुम पूछोगे ई की पावर एक्स क्या है, तो अब तुम्हें पता होगा ना एक्सपोनेंशियल है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है। अब तुम अगर ये लॉग एक्स ही नहीं पता होगा तो ये फॉर्मूला, समझ आई बात, तो ये है, तो इसलिए, है ना। हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं,
ये तो आई थिंक तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज हम कैलकुलस पढ़ने वाले हैं या ट्रिग्नोमेट्री, तो तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं और बिना ट्रिग्नोमेट्री बिना एक्सपोनेंशियल के तुम कैलकुलस नहीं पढ़ सकते। बिना ट्रिग्नोमेट्री और बिना एक्सपोनेंशियल के तो मैं कैलकुलस पढ़ाने के लिए ही बेस बना रहा हूं, क्योंकि बिना बेस के अगर मैं सीधे फॉर्मूले बताऊंगा तो तुम फिर परेशान करोगे मुझे। ठीक है, अच्छा ये हो गया, तो तुम कैलकुलस ही पढ़ रहे हो। मैं फालतू मैंने मैंने जो है एक्सपोनेंशियल लॉग में मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं करा एक्सपोनेंशियल लॉग के। ठीक है, सुन रहे हो, एक्सपोनेंशियल लॉग के क्वेश्चन नहीं करा, उसका मतलब समझाया, मुझे उसके मतलब से मतलब है। ठीक है, कैलकुलस में उसका मतलब पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मिला है, चलो मैंने जवाब देता हूं। आई थिंक ये जिम्मी का क्वेश्चन, ये जो है बच्चे का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक है, एक और क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील पटेल, कैलकुलस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। एक इस सवाल का जवाब सुन लो। कैलकुलस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैथ्स वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बायोलॉजी वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी। क्योंकि अगर अगर जो है मैथ्स वाले बाय द वे कैलकुलस छोड़ भी देते हैं, 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, 11th क्लास का सिलेबस फिजिक्स का उन्हें समझ में नहीं आएगा, अलग बात है, मगर वो 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ लेंगे तो बाद में भी कवर कर सकते हैं। मगर बायोलॉजी वाले तो कभी कैलकुलस नहीं पढ़ पाएंगे और इसके बिना उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो बायोलॉजी वाले कभी भी कैलकुलस का थोड़ा सा पार्ट 11th में भी शुरू हो जाता है। आई थिंक लिमिट और डिफरेंशिएशन जो है वो 11th में ही है, लिमिट और डिफरेंशिएशन 11th की मैथ्स में है। तो मैथ्स वाले तो ना भी पढ़े तो चलेगा 1%, मगर बायोलॉजी वाले को तो पढ़ना ही है। और सच बताओ तो मैं इतना लंबा बायोलॉजी वालों के लिए ही पढ़ा रहा हूं। अगर कोई बायोलॉजी में है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तो ऐसा पढ़े, वो तो एकदम ये मान के चले वो लोग इसके बिना कुछ नहीं कर सकते, है ना। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी वालों के लिए। तो इस 2 सवाल का जवाब हो गया। आई थिंक बाकी अच्छे सवाल नहीं है, आधे सवाल मत पूछो, जैसे ये बेसिक इसका मतलब समझ में नहीं आया। जो सवाल पूछना है पूरा पूछो। ये भी है, हाँ बिना बेसिक के तो कुछ नहीं हो सकता, बिना बेसिक के तो आगे समझ ही नहीं आएगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कब पढ़ेंगे, हाँ ये सवाल अच्छा है। लिमिट्स एक्चुअली में मैथ्स वाले जो है वो डेरिवेशन के जितने डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो लिमिट से प्रूफ होते हैं। तो मैं लिमिट नहीं पढ़ाऊंगा, लिमिट के शॉर्टकट से निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर लिमिट बहुत लंबा टॉपिक है, लिमिट अभी 12th में चल भी रहा है, मैथ्स वाले सुधीर सर पढ़ा रहे हैं लिमिट, तो लिमिट काफी लंबा टॉपिक है, तो लिमिट यहां पर नहीं लूंगा मैं। हाँ, लिमिट टॉपिक नहीं लूंगा, डेरिवेटिव लिमिट को बचाते हुए एक दूसरा रास्ता शॉर्टकट लेते हुए, है ना, डेरिवेटिव। मगर उससे पहले साइन एक्स कॉस एक्स इन सब के मतलब तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, एक सवाल है व्हाट इज कैलकुलस। कैलकुलस यही है जो बेसिक मैथमेटिक्स तुम केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन में दूं, जो बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स समझने के लिए जो बेसिक मैथ्स होती है उसको हम कैलकुलस कहते हैं। इस कैलकुलस बेसिक इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बिना कैलकुलस के कोई पढ़ ही नहीं सकता। अगर तुम्हें कैलकुलस नहीं आती है तो केमिस्ट्री भूल जाओ। ठीक है, हाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो, मगर फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में यूज होगा, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैलकुलस यूज होगा और केमिकल बॉन्डिंग में भी कई जगह। ठीक है, तो कैलकुलस हर जगह यूज होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत कैलकुलस तो लगेगी। नेक्स्ट है चैप्टर कब शुरू होंगे, चैप्टर कब शुरू होंगे। चैप्टर की तुम चिंता मत करो, अगर किसी को बेसिक अगर अच्छी तरह से, अगर ऐसा भी हो बेसिक 6 महीने चले, चैप्टर 1 महीने में समझ में आ जाएगा। चैप्टर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चैप्टर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। और 11th क्लास की जो फिजिक्स है इसमें थोड़ा सा और भी समझ लो, चैप्टर प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है। बेसिकली क्या होता है, अभी तुमने अपने सीनियर बच्चों से पूछ लो, 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो 11th में किसी को समझ ही नहीं आती। ठीक है, 11th क्लास की फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पूरा कैलकुलस का यूज है। 12th क्लास की फिजिक्स बहुत इजी है। ठीक है, तो जनरली बच्चों को क्या होता है कि 12th क्लास की जो 12th क्लास में 12th क्लास की फिजिक्स पढ़नी पड़ती है और फिर 11th क्लास की।
अब ये अच्छी बात है कि 12th क्लास की थोड़ी सी इजी फिजिक्स है तो खत्म हो जाती है, फिर वो 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ते हैं क्योंकि 11th में उन्हें समझ नहीं आती। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 11th क्लास की फिजिक्स अगर 11th में ही समझ आ गई तो 12th क्लास की फिजिक्स 2-3 महीने में हो जाएगी, तो बाकी तुम्हारा रिवीजन का टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी चीज अचीव कर लोगे अगर कोई 11th क्लास की फिजिक्स 11th में 11th क्लास की आधी फिजिक्स, आधी नहीं 1/4 फिजिक्स भी तुमने 11th में समझ ली तो तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, ओके। अब बढ़िया कमेंट आ गया, टॉपिक स्टार्ट करने वाला, चलो ओके चलो टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो कमेंट पढ़ना बंद, टॉपिक स्टार्ट करता हूं। चलो अब कमेंट नहीं पढ़ूंगा, बीच बीच में मैं कमेंट पढ़ने लगता हूं, तो आई जस्ट स्टॉप रीडिंग कमेंट्स। ओके चलो, टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे, हाँ तो हम सर्कल की बात कर रहे थे, यूनिट सर्कल की बात कर रहे थे, और आई डोंट नो कि मैंने यूनिट सर्कल बना के दिखाया था साइन थीटा, हाँ। तो थोड़ा सा मैं एंगल की बात कर रहा था, मैं एक सर्कल बना लेता हूं, देखता हूं सर्कल कैसा बनता है। परफेक्ट, मेरे पास, चलो परफेक्ट सर्कल। सर्कल का एक सेंटर होगा और अब ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं इसके बिना आगे तुम्हें बहुत परेशानी होगी। एक तो तुम्हें पता है एंगल को, क्योंकि साइन थीटा आएगा, अगर हमने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, किसी ने साइन थीटा पढ़ा है, साइन ऑफ थीटा, तो उसके पहले थीटा तो पता होना चाहिए, थीटा क्या होता है। थीटा एंगल होता है, साइन किसी एंगल का होता है, ठीक है। और अब भी कैलकुलेटर बहुत काम आता है, अगर तुम अपना कैलकुलेटर देखोगे, है ना, अगर अपना कैलकुलेटर देखोगे तो एंगल को दो टर्म में मेजर करते हैं, डिग्री में डिग्री में, ये पढ़ा होगा बचपन में, डिग्री, और दूसरा एक यूनिट होती है रेडियन। एंगल को मेजर करने की दो यूनिट होती है, डिग्री और रेडियन, ठीक है। डिग्री के बारे में तुम्हें पता है 90 डिग्री, ठीक है। जैसे अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, बचपन में पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, यानी दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। डिग्री को फर्दर डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 डिग्री को इक्वल, यानी जो मेरी शक्ल आ रही है, हटा देता हूं, वेट सेकेंड, बीच में ध्यान से सुन लो ये बातें और बहुत मजे से इन बातों को सीखो, ये सीखने वाली, ये एकदम बेस में बैठी होनी चाहिए। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच के हिस्से को 90 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये तो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, डिग्री 90 डिग्री ऐसे। फिर एक डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये भी शायद तुम्हें पता होगा। फिर एक मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये मिनट का सिंबल है, ये जो ऊपर छोटा सा डैश लगा हुआ है ये मिनट का सिंबल है, ठीक है। और फिर एक मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो होता है 60 सेकंड, ठीक है। डैश मतलब मिनट और डबल डैश मतलब सेकंड। मिनट और सेकंड यूज होगा, यूज हो सकता है ना, जब भी डिग्री से छोटी यूनिट 1 डिग्री को भी ब्रेक करना होता है तो मिनट होता है, तो डिग्री तुम्हें पता है। उसके बाद अगली जो साइंस में, ये ज्योमेट्री वगैरह में तो ज्यादातर यही यूज करते हैं, तो अभी तक तुम ज्योमेट्री पढ़ते आए हो, आई थिंक डिग्री सबको पता होगा, तो ज्योमेट्री में तो ये वाली यूनिट यूज होती है। मगर साइंस में ज्यादातर यूनिट यूज होती है रेडियन, रेडियन, ठीक है। रेडियन कितना एंगल होता है, देखो रेडियन कितना एंगल होता है, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। सपोज करो ये व्हाइट वाली आर्क लेंथ है, एंगल रेडियन में कैसे डिफाइंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये एल आर्क लेंथ हो गई, एल सपोज करो आर्क लेंथ है, इसको आर्क कहते तुम्हें पता होगा, दिस इज आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, और ये सर्कल का रेडियस होता है, और एंगल थीटा, डेफिनेशन क्या होती है, थीटा इन रेडियन। थीटा ये सी, छोटा सा सी हर चीज का सिंबल होता है, तो इसको लिख लो और याद कर लो, थीटा इन रेडियन,
थीटा इन सी का मतलब है, मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम्हें जैसे लिखना हो लिख लेना। थीटा के ऊपर सी लगाते हैं, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इन रेडियन आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना, आर्क कुछ भी हो तो थीटा इन रेडियन फॉर्मूला हो गया आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क को रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो थीटा रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर पूरे सर्कल का एंगल देखना होता है, पूरे सर्कल का, अगर फुल सर्कल की बात करें, है ना, एफ सी का मतलब है फुल सर्कल, फुल सर्कल, कोड वर्ड लिख रहा हूं सुनना, फुल सर्कल की बात करें, फुल सर्कल का जो आर्क होता है वो 2 पाई आर के बराबर होगा, 2 पाई इंटू रेडियस। अगर हम, अच्छा मैं शक्ल फिर आ गई, हटा देता हूं, वेट, थीटा इन रेडियन आर्क अपॉन रेडियस, शक्ल हटा गई, टेंशन खत्म, ठीक है, शक्ल हट गई। तो फुल सर्कल का जो आर्क होता है, फुल सर्कल का आर्क, अगर बात एफ सी का मतलब फुल, थीटा ये फॉर्मूला होता है, रेडियन में अगर एंगल, इसका मतलब हुआ रेडियन में एंगल, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर हम फुल सर्कल की बात करें तो पूरे सर्कल का आर्क कितना होगा, 2 पाई आर। अगर पूरे सर्कल की बात करें तो फुल सर्कल का आर्क, तो थीटा इन रेडियन कितना आ जाएगा, दैट विल बी, आई थिंक साउंड वाउंड सब परफेक्ट है ना, हाँ, दैट विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से आर आर कैंसिल हो गया, लेट मी चेंज द कलर, आर आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन जो है पूरे सर्कल का एंगल हो गया, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, डिग्री में कितना होता है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। पूरे सर्कल पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, 360 डिग्री, रेडियन में वो एंगल कितना होगा, 2 पाई रेडियन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अगला इंपॉर्टेंट रिलेशन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई रेडियन 360, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हर स्टेप पे, कदम कदम पे ये फॉर्मूला यूज होगा, कदम कदम पे, पाई रेडियन इज इक्वल टू, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। शायद कई बच्चों ने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होता है, मगर अगर पहले नहीं पढ़ा तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये आना ही चाहिए, हर कदम पे इसका यूज होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू। साइंस में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सब रेडियंस में होते हैं, तो अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई का मतलब वही होता है 3.14, तो अगर लिखना है तो 3.14 रेडियन पाई की इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, मगर उसको जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, उसके कमेंट बॉक्स में आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 60 अगर डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा, यहां पे डैश 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 बना दिया, सी ऊपर छोटा सा सी, रेडियन, 60 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियंस, 60 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियंस, इज इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, 60 डिग्री, मेरी नजर, अब कमेंट बॉक्स का यूज करो, 60 डिग्री इज इक्वल टू कन्वर्ट करके निकालो, 60 डिग्री इज इक्वल टू, फटाफट प्रैक्टिस शुरू। चलो मैं पहले कमेंट का वेट कर रहा हूं, ओके। तो पहला कमेंट आ गया है, पहला क्वेश्चन दिया है, रेडियन मींस पाई बाय 3 रेडियंस, पाई बाय 3, इसका आंसर आ गया। एक बच्चे ने पूछा रेडियंस मींस, तो फिर से वापस रिपीट कर देता हूं, क्या मतलब हुआ रेडियन का। अब यही तो है,
मैं कैलकुलस पढ़ाना शुरू करूंगा, तुम पूछोगे रेडियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जो है, अब तुम्हारे स्कूल में जो टीचर वीचर होंगे वो डांट देंगे कि रेडियन का मतलब नहीं पता, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए बेसिक पहले पक्का कर लो। तो फिर से एक बार रेडियन का मतलब, एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं रेडियन का मतलब बता रहा हूं फिर से। एक्चुअली में एंगल को हम डिग्री, ये इस सवाल का आंसर दे रहा हूं, रेडियन मींस, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एंगल को हम डिग्री में नापते हैं और रेडियन में नापते हैं। जब एंगल को डिग्री में नापते हैं वो ऐसे होता है 90 डिग्री, ये सब तुम्हें पता है। रेडियन में जब एंगल को नापते हैं तो उसकी ये डेफिनेशन होती है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको सही भी कर लो, रेडियस, पूरा लिख देता हूं, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियन एंगल नापने की एक और यूनिट है, रेडियन एंगल नापने की एक और यूनिट है। तो एंगल इन रेडियन क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। इसके लिए अगर हम फुल सर्किल को ले लें, फुल सर्किल को ले लें तो आर्क की वैल्यू कितनी होगी, फुल सर्किल के लिए आर्क की वैल्यू होगी 2 पाई आर, और उसको रेडियस से डिवाइड करोगे 2 पाई रेडियन। ऐसे ही अगर हाफ सर्किल लोगे, अगर फुल सर्किल ना लेके हाफ सर्किल लेते हो तो हाफ सर्किल का पाई आर हो जाएगा और पाई रेडियन, ठीक है। और अगर 90 डिग्री की बात करो तो 1/4 सर्किल हो जाएगा। अगर हम 90 डिग्री की बात करें, अगर एग्जैक्टली तो यहां पे सर्कल के टर्म में बात होती है, ठीक है। अगर हम सर्कल ले लें और 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री तो ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए तो 1/4 सर्किल होता है, ये वाला 1/4 सर्किल। तो 1/4 सर्किल का क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इन रेडियन। 1/4 सर्किल का आर्क कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2। तो आर्क हो गया पाई आर बाई 2 डिवाइडेड बाय रेडियस, तो कितना आ गया, पाई बाई 2। तो वही चीज आएगी, पाई बाई 2। तो रेडियन में कितना हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 रेडियन। इसका मतलब जो पाई बाई 2 रेडियंस होता है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। तो कुल मिला के जो तुमने सवाल पूछा है उसका आंसर ये होगा, रेडियन, रेडियन, इसका आंसर होगा रेडियन साइंस में एंगल को नापने की यूनिट है, मगर बहुत सिस्टमैटिक है। रेडियन में अगर कोई एंगल बताना है तो हम कैसे निकालेंगे, आर्क को रेडियस से डिवाइड कर देंगे, जो भी आर्क होगा उसको रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, रेडियन के बराबर हो जाएगा। 1 रेडियन कितना होता है, अगर आर्क, रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। 1 रेडियन क्या होगा, अगर आर्क रेडियस के बराबर है तो रेडियस अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। तुम तो ये याद रखो, तुम्हें कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू जब लिखनी है तो 3.14, और पाई रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री। तो काफी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है, तो मैंने फिर से रिपीट कर दिया, कमेंट बॉक्स को मैंने छोड़ दिया था बीच में, और अब देखता हूं कितने लोगों ने सही कमेंट किया। 60 डिग्री को कितने लोगों ने सही सही कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। तो मैं फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ ले जाता हूं, हाँ ओके। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। बहुत क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, 1 क्वेश्चन। एक तो अशोक का, अशोक 180 आ रहा है, 180 नहीं, यहां से सही आंसर आ रहा है। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, और ये पता नहीं क्या 1.57 पाई की वैल्यू, पाई के टर्म में बोलो, पाई की वैल्यू, पाई रेडियन इज इक्वल, हाँ हो सकता है सही बताया हो, पाई बाई 3, हाँ हो सकता है ये भी सही हो। पाई की वैल्यू भी बता सकते हो, वेरी गुड, ये भी सही हो सकता है। 3.14 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, इतना हो सकता है, आई डोंट नो, इसमें वैल्यू भी बता सकते हो। वैसे पाई बाई 3 लिखोगे चलेगा, ये भी सही हो सकता है, पाई बाई 3 लिखोगे चलेगा, पाई बाई 3 इज परफेक्ट, पाई बाई 3 इज परफेक्ट। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, और ये शायद अब लगातार है तो हो सकता है मेरा सुनने के बाद भी सही दिया हो। हाँ बच्चे समझ आ गया तो वेरी गुड, अगर तुम्हें समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है इसको, यहां पर इसको तुम्हें एक बात सुनो, इसको समझना ही समझना है, इसको स्किप नहीं कर सकते। आगे कुछ स्किप कर देना, आगे अगर कोई चीज समझ में ना आए तो स्किप कर देना, बाद में समझ लोगे। इसको अगर स्किप कर दोगे, बेस जिसका बेकार है, फिर तो आगे बेस को स्किप, इसको कोई नहीं समझाएगा फ्यूचर में,
ये बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं, फ्यूचर में कोई इसको कभी स्किप मत करना। कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? यस, व्हाई नॉट? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल है, सोल्यूशन इसका एक्सप्लेन करता हूं नाउ। यहां से है सिंपल, हमें इसमें से कोई रिलेशन याद रखना है। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियंस। तो इसका मतलब सॉरी, हाँ, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री समझ आया ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियंस, और फिर हमें 60 डिग्री निकालना है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 इन रेडियंस, छोटा सी मतलब रेडियंस। तो ये 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3 रेडियंस, पाई बाई 3 रेडियंस। और अगर कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 3, और आई थिंक वो कितनी आएगी, जो 3 1 जा 3, 3.03 कुछ आएगी। तुम वैसे जरूरत नहीं है, अगर बाय द वे ऐसा लिखा हो तो लिख लेना, अदरवाइज दिस मच इज सफिशिएंट, पाई बाई 3 रेडियन। अक्सर पाई के टर्म में ही पूछते हैं। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस, ठीक है, पाई बाई 3 रेडियंस, ठीक है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ओके, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जल्दी से एक और क्वेश्चन का आंसर दोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। एक उल्टा पूछ लेता हूं, ठीक है। पाई बाई 4 रेडियंस इज इक्वल टू कितना डिग्री? तुम्हें दोनों कन्वर्जन आने चाहिए, और कैसे भी करो वो पता नहीं, मेथड तुम अपने यूज करो, ठीक है। चलो बहुत आसान है, फटाफट। पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 4 इज इक्वल टू, फटाफट, y मल्टीप्लाइड बाय 60। देखो ना इधर, क्योंकि हमें 60 रेडियन का पता करना था। 60 रेडियन कितना है, 180 में पाई रेडियन, 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो 60 में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 60। सिंपल तो है, ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। 180 में पाई है तो एक में कितना होगा, पाई बटे 180। 60 में कितना होगा, बचपन में ऐसे सवाल करते थे। चलो फटाफट करो, आई थिंक ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो शर्म की बात है, ठीक है, ओके। इसके भी आंसर परफेक्ट आ चुके हैं, आंसर परफेक्ट आ चुके हैं, ओके। इसके भी आंसर परफेक्ट आ चुके हैं, ओके ओके। तो ये परफेक्टली सब बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। कुछ एक आध ने 90 बिना सोचे समझे लिख दिया। यहां से सही है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12। आई थिंक किसी का छूट जाए तो सॉरी, क्योंकि मैनुअली कर रहा हूं। हाँ, इतने लोगों का, अगर बीच में कोई छूट गया हो तो सॉरी। तो अब जरा मेरे पीछे बच्चों इधर आओ जरा, पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं वो तालियां बजाएंगे। ओ बच्चों जरा तालियां बजाओ, बच्चों जल्दी आओ। इन लोगों ने सही किया है, फटाफट एक बार बता दो प्यारे बच्चों, मेरे बच्चे तालियां बजाएंगे, ओके। जब भी कोई सही जवाब देता है तो बच्चे तालियां बजाते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो जवाब सही दो और तालियां मिल जाएंगी। सॉल्व करता हूं इसको, सॉल्व करता हूं इसको। अभी बहुत जगह मैं आ जाता हूं, कोने पे बैठ जाता हूं और सॉल्व करवाता हूं तुम्हें। हाँ, शुरू करता हूं। ये भी वही यूनिटरी मेथड है।
तुम्हें बेसिकली आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तुम्हें बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या याद रखना है? पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू, मैं सिंपल बेसिक से कर रहा हूं, कोई रटा नहीं रहा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे किसको कन्वर्ट करना, पाई बाई 4 रेडियंस को। अब ये समझ में आ रहा होगा, बचपन से ये चीज करते आ रहे हो। तो पाई बाई 4 रेडियन में कितने डिग्री हो जाएंगे? तो दैट इज 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई बाई 4। तो मैं पूरी प्रोसेस करके बता रहा हूँ। तो ये डिग्री में होगा, कन्वर्जन है, पाई पाई कैंसिल, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीज तुम्हें फ्रीक्वेंटली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये सारे बच्चों को फ्रीक्वेंटली आना चाहिए। इसमें मैं बहुत प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल सी चीज है और हर जगह इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अभी जो जो भी चीज तुम ले रहे हो उसकी प्रैक्टिस हर जगह होती रहेगी। ठीक है, चलो ये एक कंसेप्ट, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये क्या है, बाद में तुम्हें जबरदस्त तरीके से फंसाती हैं। अभी क्या है, बच्चे को समझ नहीं आता, याद रखना, बाद में बच्चों को समझ नहीं आता। और ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों समझ नहीं आ रहा। तो उसका एक ही रीजन होता है, बेसिक्स वीक है। बेसिक को स्ट्रांग करो, टाइम लगाओ, सिलेबस भूल जाओ, सिलेबस की चिंता मत करो। ठीक है, अभी सब भूल जाओ। बेसिक्स अगर तुम्हारे स्ट्रांग होंगे तो सिलेबस तुम 1 महीने में भी खत्म कर सकते हो। और बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो सिलेबस अगर 10 साल भी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। समझ आई बात? बेसिक अच्छा है तो 1 महीना सफिशिएंट है सिलेबस खत्म करने के लिए। क्योंकि सिलेबस में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे को बेसिक ही नहीं आता, ना डिफरेंशिएशन ना रेडियन इसका मतलब नहीं मालूम है, तो वो उसको या तो रट्टा लगाएगा या बार बार। अब बेसिक का मतलब पता है तो फटाफट 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 करता जाएगा। तो ये याद रखो, अगर तुमने एक दो मतलब कितना भी टाइम बेसिक में, और ऑनलाइन में तो रोज क्लास होगी, कौन सा अभी लॉकडाउन का इतना फायदा हो रहा है तुम्हें। ठीक है, ऑनलाइन में रोज क्लास होगी, रोज क्लास पढ़ते रहो। अब क्या है, मैं एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हम स्कूलों में जाते हैं तो स्कूल में डेली नहीं जा पाते, हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है, 2 दिन क्लास होती है, ये तो जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया मैं तुम्हें रोज पढ़ा सकता हूँ। और अभी तो 1-1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, फिर ऑनलाइन में फिर टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो घर पे बैठ के जो अच्छे बच्चे हैं वो 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, तो कितना भी नॉलेज ले सकते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेसिक अगर तुम्हें स्ट्रांग है तो 11th का सिलेबस 1 महीने का है, सिलेबस में कुछ नहीं है, सिलेबस में कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग को बेसिक स्ट्रांग है, सिलेबस फटाफट होगा एकदम। ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हें कोई अपनी कार चलानी है, तो अगर हाईवे पे चलानी है तो हाईवे पे शिफ्ट से निकल जाएगी, मगर अगर कच्ची सड़क पे चलानी है तो ठक 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 ठक। तो जिसका बेसिक बेकार होता है वो ठक 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 करता रहता है, और बेसिक स्ट्रांग होता है तो सुपर हाईवे ज्यूम। समझ आई बात? तो बेसिक्स पे बहुत ध्यान दो। ये जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्जन, ये तुम्हें टिप्स पे आना चाहिए। ठीक है, टिप्स पे आना चाहिए। ये खुद भी सवाल लेके खुद भी इसमें, अच्छा इसमें मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं दूंगा, खुद खुद करो, खुद एक काम करो, मैं बता रहा हूं, इसमें खुद से एक्सरसाइज बनाओ। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि तुम्हें 10 सवाल दे दूं, एक सेकंड सॉरी, तुम मेरे से ये मत बोलना कि इसका प्रैक्टिस के लिए 10 सवाल दो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कराने वाले। ठीक है, ये मेरे को मत बोलना, ये खुद करो, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, वो कैसे करना वो बता दो। जैसे तुम्हें डेस्मो दिया, अब तुम जो मर्जी हो, जो तुम्हारे दिमाग में आए, जो कुछ आए उसका ग्राफ बना लो, जो एग्जिस्ट करते करेगा वो बनेगा। लॉग का जो मर्जी हो, मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे दिमाग में जो आए, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही अगर इसमें प्रैक्टिस करनी है तो दिखा रहा हूं तुम्हें, तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। कहाँ गया मेरा, 1 मिनट, कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूं। ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, अब इसमें देखो, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, इसमें डिग्री भी होगा रेडियन भी होगा। कहाँ गया रेडियन और डिग्री, ये एक्स स्क्वायर 10 की पावर एक्स दिख रहा है, हाँ रेडियन, ये रेडियन है, ये रेडियन है, एंड रेडियन नहीं तो डिग्री। अच्छा ये रेडियन है, इसको यहीं पे दोनों एक ही जगह है, ये दबाओगे डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 डिग्री में लिखा हुआ, 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री, अभी ये दबाओगे तो रेडियन में हो जाएगा।
ठीक है, 40 डिग्री रेडियन। तो ये उसको कन्वर्ट करके नहीं बताता, मतलब ये ऐसे बता देगा कि साइन करोगे, एक मिनट, 60 डिग्री अभी रेडियन में है ना, तो 60 डिग्री नहीं होगा, तो यहां से साइन आएगा, ये ऐसा आएगा, ये साइन 60 रेडियन की वैल्यू आ रही है, डिग्री दबाओगे तो साइन 60 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से रेडियन डिग्री अपने आप, ये थोड़ा सा देख लेना, एक रेडियन ये, तो ये तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए, सवाल खुद से बना लेना है ना, कोई भी 30 डिग्री को कन्वर्ट करना, हर जगह एक ही मेथड होगा, मतलब ये फ्रीक्वेंट चीजें होनी चाहिए, बस फाइनली ये तुम्हें आना चाहिए। चलो, इसमें बकवास बहुत हो गई, अब एक और चीज बतानी है, बहुत बेसिक चीज, सर्कल में ही, सर्कल में ये जो एंगल मेजर करते हैं, यहीं पे आ जाए, ठीक है, ये जो एंगल मेजर करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, यहां पर ये प्लस एक्स एक्सिस होगा, ये वाला प्लस एक्स एक्सिस होता है, और अभी प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं, ये वाला प्लस वाई एक्सिस होता है ना, इधर वाला माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर वाला माइनस वाई एक्सिस होता है, माइनस वाई। कोई भी एंगल प्लस एक्स से मेजर करते हैं, तो प्लस एक्स से इधर वाला जो एंगल होता है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो पॉजिटिव, क्योंकि एंगल तुम दो तरफ मेजर कर सकते हो, एक तो इस लाइन का, और एक एंगल इधर भी हो सकता है, इधर भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ये थोड़ा समझना, ये ऐसा क्यों होता है, तुम्हें लगना चाहिए कि क्लॉकवाइज नेगेटिव होना चाहिए ऐसा, तो ये समझना, जैसे अभी एंगल के बारे में और बात करेंगे, एंगल ऐसे नापते हैं, तो अपने हाथ को ऐसे करना, ये दिख रहा होगा, अपने हाथ को ऐसे करना, अगर एंटी क्लॉकवाइज हाथ होगा, एंटी क्लॉकवाइज करना, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, आई थिंक इट इज विजिबल, और ये एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज हाथ करते हो तो अंगूठा ऊपर की तरफ आता है, प्लस की तरफ आता है, और जब क्लॉकवाइज करते हो तो अंगूठा नीचे की तरफ आता है, तो ये जस्ट ट्रेडिशन है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते ना, ये एंटी, वो तो किधर भी हो सकता है, इधर भी देख लो, दिस इज आई थिंक इट इज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, क्लॉकवाइज नीचे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिधर घूमती है उसके अपोजिट, ठीक है। तो घड़ी अगर ऐसे घड़ी रखोगे हॉरिजॉन्टल में, तो घड़ी ऐसे घूमेगी, है ना, तो घड़ी, घड़ी के घूमने की दिशा में, दिशा के अपोजिट, तो पॉजिटिव आएगा, तो ये जो डायरेक्शन है, आई थिंक इट इज विजिबल, ये घड़ी के घूमने की दिशा के अपोजिट है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये घड़ी के घूमने की दिशा में है, तो ये नेगेटिव है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है, एंड, है ना, समझ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, और ये आगे किसी भी लाइन का हो सकता है, एंगल बड़ा भी हो सकता है, यहां तक एक्यूट एंगल होगा, अक्यूट एंगल होगा, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है, यहां पे लाइन दूसरी ले लेता हूं, लाइन दूसरी, ये है, सपोज यहां पे दूसरी लाइन ले ली, तो तब भी जो एंगल मेजर करेंगे वो यहीं से मेजर करेंगे, ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया। अब 10th क्लास में और अभी में फर्क क्या है, अभी जो एंगल होंगे, इसी में मिटा देता हूं, अभी जो एंगल होंगे वो 90 से ज्यादा होंगे, 10th क्लास तक जो तुम पढ़ के आए हो उसमें मैक्सिमम एंगल 90 से कम थे। अगर हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इसको बड़ा सा रबर लेता हूं, अगर 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करता था, तुम्हें याद होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा हुआ करता था, और थीटा के सामने की साइड जो है अपोजिट साइड होती थी, ये हाइपोटेन्यूज होता था, और ये एडजेसेंट साइड होती थी, ठीक है। उसमें
अक्सर थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होती थी, तो फॉर्मूला होता तुम्हें याद होगा, सो का, है ना, सो का टोआ, ऐसे मैं रखता था, सो का टोआ। साइन थीटा क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टोआ मतलब टेन थीटा क्या होता था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये तुम्हें आता होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे भी याद करो, ये इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो ये इसको या तो परपेंडिकुलर बोल दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, जैसे भी है, या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे भी याद करो, ठीक है। मगर अभी तक जो 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अभी जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और अब जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, उसमें मेन डिफरेंस क्या है, मुझे सिर्फ तुम्हें बेसिक चीजें सिखानी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मगर जो बेसिक डिफरेंस है जो फिजिक्स में भी यूज होता है, वो ये है कि अभी तक जो 10th क्लास तक था, वो उसमें एंगल 90 डिग्री से कम होगा बस। यहां पे थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, तुमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, मगर अब जो एंगल लोगे वो 90 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 90 से ज्यादा अगर एंगल होगा तो फिर उसको कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए ये सर्कल होता है, यूनिट सर्कल। अभी हम यूनिट सर्कल लेंगे, तो यहां पे याद रखोगे, एंगल को प्लस एक्स से मेजर करेंगे, दिख रहा होगा, आई विल शो द प्रेजेंटेशन। एंगल को प्लस एक्स से मेजर करेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव होगा, और थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा भी हो सकती है, इधर भी 90 से ज्यादा हो सकती है, तो इधर भी 90 से ज्यादा हो सकती है, तो और कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर जैसे यहां पर ध्यान से देखना, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, आधा घूमे यहां तक 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, फिर 360 हो गया, फिर कितनी बार भी घूम सकते हैं, है ना, 360 का 10 गुना, 20 गुना, जो भी। ऐसे ही माइनस में माइनस 180 प्लस, सॉरी, माइनस 180 यहां तक हो गया, ये माइनस 180 हो गया, ये माइनस 360 हो गया, फिर कितने भी चक्कर लगा सकते हो। तो मेनली जो यहां पर जो एंगल लेंगे, वो एंगल यहां पर 90 से ज्यादा होगा, ठीक है, वो एंगल 90 से ज्यादा होगा। तो चलो बकवास बहुत हो गई, अब प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, यूनिट सर्कल की बात करते हैं, जो हम यूनिट सर्कल हमने जो प्रेजेंटेशन लिया था, और उसके बाद थोड़ा सा और समझाऊंगा। लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हमारे पास ये यूनिट सर्कल था, प्रेजेंटेशन में ये यूनिट सर्कल था। यूनिट सर्कल में ये मैंने, यूनिट सर्कल का मतलब उसका रेडियस 1 होगा, ये बड़े काम का यूनिट सर्कल है, बड़े काम का, ठीक है। और ये मान के चलता हूं तो मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के रेशियो की जो सिंपल बेसिक रेशियो है वो आता होगा। तो यहां पे शुरू करते हैं आगे बेसिक कंसेप्ट। ऐसे एक लाइन ड्रॉ की हमने, और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, जो थीटा एंगल ले लिया हमने, और यहां पर एक पॉइंट रेड कलर का पॉइंट लिया, रेड कलर का पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए ए बी। यहां पे तो कांस्टेंट हो गए, एक्स वाई ले सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बी हो गया, ठीक है। तो फिलहाल तो वही राइट एंगल ट्राइंगल सिंपल वाला ही लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये यहां पर ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, और सारे रेशियो, ये इसका रेडियस 1 हो गया। ये यूनिट सर्कल में खास बात यही है, इसका जो रेडियस होगा 1 होगा, और थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर या एंटी एक ही बात है, यहां पे मैंने लिखा काउंटर क्लॉकवाइज, आई थिंक इट इज विजिबल, यहां पे ये लिखा काउंटर क्लॉकवाइज, कर्सर इज, ओके, मैं कर्सर देख रहा था, कर्सर दिख रहा है, हाँ यहां पर ये था काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एक ही है, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है। तो काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, और यहां से ऐसे ड्रॉप किया, तो जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट आती है, वर्टिकल डिस्टेंस बी हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए हो गई, ठीक है, ए हो गई। हम सबकी वैल्यू निकाले, कॉस थीटा क्या होगा, इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो का टोआ लिख दिया, cos थीटा a अपॉन 1 होगा, cos थीटा a, और sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज b, ठीक है, b sin थीटा।
तो ये आ जाएगा। तो यहां पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो बदलता जाएगा। एक चीज याद रखोगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर एक चीज समझनी है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा मैं हट जाऊं, ओके मैं बार बार बीच में क्यों आया था, हट जाऊं, यहां पे बैठ जाता हूं, यहां पे बैठ जाता हूं, चलो नहीं तो हटा ही लूंगा। चलो यहां पे याद रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। और यहां पर जो जैसे अभी तक जो 10th क्लास तक राइट एंगल ट्राइंगल था वो फिक्स राइट एंगल ट्राइंगल था। अब ये फिक्स राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, शिक 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 ऐसे बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा तो एंगल की वैल्यूज कितनी होंगी, है ना। तो अभी फिलहाल याद रखो कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट है और साइन थीटा इज वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, साइन थीटा इज वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट वेयर टर्मिनल साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल, मतलब ट्राइंगल का ये साइड इसको यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली अगर साइन थीटा वाई है वेयर टर्मिनल साइड ऑफ इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल, सिंपल tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी y अपॉन एक्स, ओके। तो ये यूनिट सर्कल था, उसका प्रेजेंटेशन हो गया। आगे कुछ बात करते हैं, आगे कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट है। अगर एंगल की वैल्यू, अगर ये वाला मेरा वाला, अगर एंगल की वैल्यू, फिर से एक सर्कल चाहिए होगा, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट आएंगे, और आई थिंक 56 मिनट हो गए हैं, मैं इसको खत्म ही कर देता हूं, फिर कल इसका झंझट नहीं रहेगा, है ना। तो आई थिंक सब लोग कंफर्टेबल है, समझ आ रहा है, सबके दिमाग में घुस रहा है ना। तो मैं इसको इसको खत्म कर देता हूँ, इस चीज को, इसमें बेसिक कंसेप्ट है बहुत। एक्चुअली मैं सही बताऊं तो जब मैंने ये सब चीजें पढ़ी थी तो मुझे इंडियन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग रटा दिया गया था, ठीक है। फिर बहुत बाद में बेसिक से जब समझा तो ये बहुत आसान था, बेसिक से समझो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 90 से बड़ा एंगल है तो उसका साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं, फिर से मैं बनाता हूँ यूनिट सर्कल, जस्ट आई विल ड्रॉ यूनिट सर्कल। ये हो गया। अभी किसी का कमेंट आ गया होगा, किसकी क्लास कितने बजे तक होगी, एक मिनट। सर सर ये कब तक चलेगा, 8 बजे बज गए हैं। ये बेटा अभी तो बहुत दिन चलेगा, कम से कम आई थिंक तो कमेंट करो कंटिन्यू, और अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है तो छोड़ दो। 7 से 8, 1 घंटे तो हो ही गया, 1 घंटे की स्ट्रीमिंग हो गई है, ठीक है। तो अगर अभी जस्ट कमेंट करो, अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करना है, तो आई थिंक पूरा समझाने में 15-20 मिनट तो 15 मिनट तो लगेगा ही, 15 मिनट तो और लगेगा, है ना। फिर अभी बहुत बाकी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 1 घंटा और जाएगा। अभी इसके ग्राफ भी देखेंगे ना, साइन थीटा कॉस थीटा के ग्राफ भी देखेंगे, तो 1 घंटा और है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री, अब ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रही है, ध्यान से, कोई बच्चा ये ना समझे, कोई बच्चा ये ना समझे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कैलकुलस ही पढ़ा रहा हूं। मगर कैलकुलस के लिए जितना ट्रिग्नोमेट्री चाहिए उतना तो आना चाहिए। अगर किसी को साइन एक्स नहीं पता होगा तो मैं उसका डी बाई डी एक्स कैसे बताऊंगा, ठीक है। चलो कल करेंगे, और बाकी बच्चे भी पूछ लो, कल करेंगे, अभी करना है कल करना है, जस्ट सारे बच्चे कमेंट करें टुडे या टुमारो। अगर आज करना है तो टुडे कमेंट करें, 1 मिनट। अगर आज करना है तो टुडे नहीं, और कल करना है तो टुमारो, टीओ, ओके टुमारो। तो एक लाइन में कमेंट करो ना, टुमारो TW होता है और टुडे TD, TD या 2W, जल्दी से, और सब बच्चे करो, एक बच्चा कर रहा है, यस नहीं यस, TW या TD, टुमारो या टुडे, TW लिखो या TD, टुडे के लिए TD लिखो, ओके चलो, ओके 4 घंटे लगातार हो गया, ओके वी विल डू टुमारो, क्योंकि हाँ टुमारो, ओके चलो मैं फिनिश करता हूं,
कल करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझ में नहीं आया तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कल ही करेंगे। चलो ओके, चलो 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 चलो, समझ आ गया। फिनिशिंग हूटर बनाता हूँ। चलो बिगुल बजा, खत्म खत्म। ये फिनिश।